हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 का पाठ 2 जो कार्य पुस्तिका का है वह उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। तो पाठ 2 चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो बच्चों, यहाँ शुरू में जो पाठ कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है उसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों की मदद से आगे का जो पहला प्रश्न है उसको हल करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या चित्र दिए हुए हैं। तो पहला चित्र जो है वो देखिए कि ये ठीक से अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये पूरी तरह से डॉग भी नहीं लग रहा है, परंतु हमने जैसे इसके मुंह में ये जो हड्डी का टुकड़ा दिख रहा है इससे इसको माना है कि ये है एक डॉग है, यानी कुत्ता है। ठीक है, तो जो कुत्ता होता है वह मांसाहारी होता है, अपने भोजन के लिए जैसे वो मांस वगैरह खाता है। तो वो जो हड्डी जैसे खाता है या मांस खाता है तो क्या होता है, उसको चीरना फाड़ना पड़ता है, उसके बाद उसको चबाता है वो, है ना। तो इसलिए इसका जो ये भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या हो गया, चीरना फाड़ना और फिर साथ में चबाना। ठीक है, इसके बाद अगला चित्र जो दिया हुआ है ये देखिए, ये एक फूल है, फूल के ऊपर यहाँ तितली दी हुई है ना। तो तितली जो होती है वो फूलों का जो रस है उसको चूसती है, तो इसका तरीका हो गया चूसना। ठीक, इसके बाद मेंढक दिया हुआ है। मेंढक जो होता है वह छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ता है और निगल जाता है, तो इसलिए इसका हो गया पकड़ना निगलना। ठीक है, इसके बाद एक मनुष्य का चित्र दिया हुआ है। मनुष्य जो भोजन को छोटे टुकड़ों में काट कर और फिर चबा कर खाते हैं, तो इसलिए लिख दिया काटना चबाना। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें लिखा है उपरोक्त चित्र में दिखाए उदाहरणों के दो और नाम लिखने हैं हमने। ठीक है, तो जो दो और नाम लिखने हैं, तो जैसे सबसे पहले कुत्ता दिया हुआ था, तो कुत्ते के जैसे और जानवर जो उसी तरीके से खाते हैं खाना, उसके नाम हो गए बिल्ली, शेर। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और किसी जानवर का भी नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है तितली था, तितली कैसे चूसती है रस को, तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया मक्खी मच्छर। ठीक है, उसके बाद मेंढक है। मेंढक जो खाना पकड़ कर निगल जाते हैं, तो जैसे अजगर हो गया, सांप हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले में जो मनुष्य दिया था उसके जैसा भोजन का जो है वो आप अपने आप सोचकर लिखेंगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है कि ये आप आसानी से लिख सकते हैं, काटना और फिर उसको चबाना। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है दलपत सिंह भोजन को बिना चबाए निगल जाता है। ठीक है, मतलब कोई इंसान है, मनुष्य है जिसका नाम दलपत सिंह है, वह भोजन करते हुए क्या करेगा, उसको बिना चबाए ही निगल जाता है। तुम उसे अच्छी तरह भोजन चबाने के लिए क्यों समझाओगे। अब देखो, हम लोग आप या फिर आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप खाना खाते हो तो उसे अच्छी तरह से चबा कर खाते हो। ये तो नहीं है ना कि जैसे रोटी पूरी की पूरी ही मुंह में डाल ली और निगल गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें भोजन को हमेशा चबा कर ही खाना चाहिए। अब उसको चबा कर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं ये हम उसको समझाएंगे। किसको, दलपत सिंह को, है ना, तभी तो वो भी भोजन चबा कर खाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भोजन को अच्छी तरह चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक है, सही बात है, जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो वह छोटे हमारे दांत जो हैं वह उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिससे मुंह में उपस्थित लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित लाला रस उसमें मिल जाता है। अब जो हमारा मुंह होता है उसमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं बच्चों, लार ग्रंथियां। कौन सी, लार ग्रंथियां। अब ये जो लार ग्रंथियां होती हैं इनका काम होता है लाला रस को स्रावित करना। कौन सा रस, लाला रस। ठीक है, ये जो लाला रस होता है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम इसमें पाया जाता है मेनली अमाइलेज होता है। वह क्या करता है, जो हमने अपने भोजन में हमारे जो मंड होती है, जैसे हमने कोई कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लिया, यानी कि जैसे आपने रोटी ही खाई, ठीक है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को वह सिंपल मतलब सरल शर्करा में बदल देगा। किस में बदल देता है, शर्करा में। और ये जो शर्करा होती है ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है आसानी से, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि भोजन जो है हमारा
वह अच्छे से हम चबा चबा कर खाएं। तो अब जो आंसर आगे लिखा हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है इसमें। तो आंसर देखते हैं। भोजन को अच्छी तरह चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लाला रस उसमें मिल जाता है। यह रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है, जिसका आसानी से पाचन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भोजन को चबा चबा कर खाना क्यों ज़रूरी है, और दलपत सिंह को भी यही समझाना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमें एक ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में विभिन्न अंग दिए हैं हमारे पाचन के। तो ये जैसे ये जो आपको इनाम दिख रहे हैं, ये पाचन अंगों का पाचन अंग हैं। ठीक है, तो ये जो पाचन अंग हैं, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि चित्र में दिए गए पाचन अंगों के सामने इनसे स्रावित एंजाइमों के नाम लिखो। अब ये पाचन अंग हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न पाचन अंग अपना एक रस स्रावित करते हैं। अब वो जो रस जो स्रावित करते हैं, उस रस में विभिन्न एंजाइम होते हैं। तो वो एंजाइम्स का नाम हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जो रस उन्होंने स्रावित किया उसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। अब इन एंजाइम्स के नाम हमने यहाँ लिखने हैं, क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो लिखा है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि, तो लाला ग्रंथि जो होती है वह कौन सा रस स्रावित करती है, लाला रस। लाला रस जो होता है इसके अंदर एंजाइम जो पाया जाता है वो है अमाइलेज। अमाइलेज, जब हम लोगों ने बच्चों किताब में ये पाठ पढ़ा था तो वहाँ पर इन एंजाइम्स का नाम नहीं था। ठीक है, परंतु यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसलिए ये नाम हमने लिख दिए हैं। अपने जो लेसन था उसमें केवल जो रस स्रावित किया जाता है पाचन अंगों द्वारा, उन्हीं के नाम है। ठीक है, तो अब ये पहला जो हो गया आपका क्या हो गया, अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास नाम, वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सी होती है, ये वाली जो नली है जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है या फिर ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ग्रसनी है इसमें कोई भी पाचन का काम नहीं होता है। यहाँ से सीधा भोजन सिर्फ निगल कर हम लोग आगे अमाशय तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो इसोफेगस में इसीलिए लिख दिया है कोई नहीं, यहाँ पे कोई रस नहीं ये स्रावित करता, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एंजाइम भी नहीं है। ठीक है, और इसका काम क्या है, सिर्फ निगलना। इसमें क्या है, हम लोग जो भोजन है उसको केवल निगलते हैं, निगलना। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है यकृत। तो यकृत जो होता है वह हमारा जो एक सहायक अंग है पाचन तंत्र का। तो ये यहाँ पर देखो ये चित्र दिया हुआ है, ये यकृत का चित्र है। ये जो सहायक अंग है ये पित्त रस को स्रावित करता है। कौन सा रस स्रावित करता है, पित्त रस। अब देखो बच्चों, ये जो पित्त रस स्रावित करता है इसमें भी कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें होते हैं पित्त लवण। ठीक है, ये जो पित्त लवण होते हैं, ये लवण जो हैं भोजन को इमल्सीफाइंग का काम करते हैं, मतलब उसे अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करते हैं, जिससे कि जो भोजन में जो हमारा वसा होता है, ठीक है, वसा को इसमें जो पित्त लवण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बिलिरुबिन एक ब्लूवेरडिन। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, वसा को और छोटे उसमें तोड़ देते हैं, जिससे वसा जो है आसानी से उसका पाचन हो सके। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर जो है कोई एंजाइम नहीं है। यहाँ भी आपने क्या लिखना है, पित्त लवण लिखना है, इसमें पित्त लवण पाए जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आमाशय। आमाशय जो होता है वो ये लीवर जो है हमारा, मतलब यहाँ पर जैसे आप चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र में जो ये दिया हुआ है ये हमारा आमाशय है। आमाशय जो रस स्रावित करता है उसे कहा जाता है जठर रस। क्या कहते हैं बच्चों, जठर रस। ठीक है, इस जठर रस के साथ साथ में आमाशय एक अम्ल भी स्रावित करता है। इस अम्ल को कहा जाता है HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल भी ये स्रावित करता है।
और जो जठर रस है, क्योंकि क्वेश्चन में एंजाइम पूछा गया है, तो एंजाइम जो इसमें स्रावित किया जाता है इस जठर रस में मौजूद होता है। जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? पेप्सिन। तो यहाँ आप नाम लिखेंगे पेप्सिन, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम है वह है पेप्सिन है। तो देखो यहाँ अमाशय ने HCl भी स्रावित किया और साथ में ये जो एंजाइम है पेप्सिन भी स्रावित किया। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन पे काम करता है। जो हम लोग भोजन में प्रोटीन लेते हैं, मतलब जैसे हम लोगों ने दूध पिया या दालें वगैरह खाते हैं तो उनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है ना, तो वो जो प्रोटीन है उसको पचाने का काम जो है वह कौन करेगा? पेप्सिन करेगा, है ना। तो पेप्सिन जो है वह जब हमारे इसमें जठर रस में मौजूद होता है तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, मतलब कि वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता, तो वहाँ उसको काम करने के लिए इस अमल की ज़रूरत होती है, ठीक है। HCl अमल में वह अच्छे से काम कर लेता है, तो इसीलिए अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर अमाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। इस अमल का दूसरा भी फ़ायदा होता है जो हम लोगों ने अपनी बुक में लेसन पढ़ते हुए पढ़ा था कि जो विभिन्न प्रकार के अगर कोई जीवाणु या जर्म्स जो हैं अगर हमारे भोजन में आ गए होते हैं तो उनको भी ये अमल मारने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा जठर रस जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? पेप्सिन, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेप्सिन, ठीक। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है वह है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होती है उसमें जो उसके द्वारा जो रस स्रावित किया जाता है उसे कहते हैं आंत्र रस। क्या कहते हैं बच्चों? आंत्र रस, ठीक है। ये आंत्र रस जो होता है इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। तो एंजाइम्स जो होते हैं इसमें जो पाए जाते हैं उनके नाम हैं, मैंने यहाँ केवल मेन जो एंजाइम्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं। तो इसमें एक हो गया प्रोटीएज, एक हो गया लाइपेज, और एक और हो गया अमाइलेज। अब देखो बच्चों ये अमाइलेज और जो हमारा जो लाला ग्रंथि थी उसके द्वारा स्रावित अमाइलेज ये सेम ही होते हैं, ठीक है। पर ये वाला अमाइलेज जो होता है ये पेनक्रियास द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज इसको कहा जाता है, ठीक है। इनका कार्य एक ही है दोनों का कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको आगे सिंपल शर्करा में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम अगली जो पाचन अंग दिया है वह है बड़ी आंत। अब देखो बड़ी आंत में भी भोजन का अधिकतम मतलब कि भोजन जो है वो छोटी आंत में पच चुका होता है, वहाँ उसका पाचन कार्य हो चुका होता है। अब जो अपचा भोजन है वह बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत में इसलिए कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। तो भोजन के यहाँ पर कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे पाचन अंग हैं उनके द्वारा कौन कौन से रस स्रावित किए जाते हैं और रस के साथ साथ में वो कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ, तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखो एक बार उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। बूढ़े हो जाने पर दांत टूटने लगते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो ये देखो बूढ़े हो जाने पर दांत टूटने लगते हैं। क्या होता है? दांत जो होते हैं हमारे वह बूढ़े हो जाने पर टूटने लगते हैं, है ना। तो बूढ़ों को खाना खाने में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको अपने शब्दों में लिखो। तो देखो आप लोगों के घर में दादा दादी नाना नानी जो होंगे वो बूढ़े होंगे, ठीक है। आपने उनके साथ देखा भी होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं खाना खाते हुए, है। तो अब वही हमने इसमें लिखनी है, ठीक। अगर इसमें कोई रह जाती है और आपको लगता है कि वो इसमें आपके दादा दादी या नाना नानी ने किसी ने फेस किया तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आंसर, दांत ना होने के कारण बूढ़े भोजन अच्छे से चबा नहीं पाते। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि वो भोजन को अच्छे से बेचारे चबा ही नहीं पाते हैं, है ना। तो जब वो भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे तो उन्हें सही स्वाद भी नहीं पता चलेगा कि वो भोजन का सही स्वाद कैसा है।
उनको क्या करना होता है, अधिकतर खाना जो होता है वो खाते हैं, उसको वो भी निगल ही जाते हैं। अगर वो निगल ना पाएँ तो क्या करते हैं, मान लो उनकी जैसे सब्ज़ी वगैरह दे दी जाती है, तरी वाली सब्ज़ी जो है उसमें वो रोटी को डालेंगे, फिर वो गल जाती है रोटी, है ना, और उसके बाद वो उसको खा लेते हैं, है ना। या फिर क्या खाते हैं वो ज़्यादातर, दाल दलिया वगैरह। बूढ़े लोगों को दाल दलिया खिचड़ी वगैरह यही सब जो चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि भाई बूढ़े जो हैं उनको दांतों के बिना कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो कोई सख्त चीज़ होगी, जो कठोर चीज़ होगी, है ना, उसको तो वो वैसे ही नहीं खा पाएंगे। कठोर वस्तु तो वो बिल्कुल ही नहीं खा पाते हैं। जैसे गन्ना अब चूसने को अगर किसी बूढ़े को कहा जाए जिसके दांत ही नहीं है तो वो बेचारा कैसे चूसेगा, है ना। तो ये सब हमारे लिए मतलब कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बूढ़ों को खाना खाने में कितनी तरह की परेशानी आती हैं। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसीलिए लिया गया है कि जो बच्चे हैं वो अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें, है ना। कोई भी खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करें, उन्हें ब्रश नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कुल्ला ज़रूर करें, ताकि आपके दांतों में कोई कीड़ा वगैरह ना लगे और आपके दांत हमेशा साफ़ रहें, आप बुढ़ापे में आपको ये परेशानी ना झेलनी पड़े। तो अब आपको समझ आ गया होगा। और अच्छा, कुछ बूढ़े जो होते हैं वो नकली दांत भी लगवा लेते हैं, है ना। नकली दांत लगवाने की भी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब नकली दांत लगवाना, उनको बार बार लगाना चढ़ाना, है ना, वो भी बड़ी परेशानी का काम हो जाता है। तो इस तरह से वो भी जो है परेशान ही रहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अपने दोस्त के मुंह के दांतों का अवलोकन करें। जो आपके दोस्त हैं उसके दांतों का आपने अवलोकन करना है, मतलब उसको देखना है, ठीक है। और उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्या सभी दांत एक समान हैं। अब देखो वहाँ पर आपने खुद अपने दांत भी महसूस किए होंगे कि हमारे दांत जो हैं एक समान नहीं होते, और जब हमने लेसन पढ़ा था तब भी देखा था कि दांत एक समान नहीं होते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उन्हें देखकर अपने दोस्त की बत्तीसी का चित्र बनाओ। तो अब यहाँ पर आपने इस तरह से जो दोस्त है आपके उसके चित्र बनाना है दांतों का। तो देखो मैंने ये चित्र जो है आपके लिए जो अपनी बुक है उसमें से ये साथ में लगा दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये चित्र आपने बनाना है, ठीक है। इसमें देखो ये शुरू के ये जो 4 दांत हैं इनको कृंतक कहते हैं, जो काटने के काम आते हैं। उसके बाद ये वाला जो दांत होता है इस तरह से ये साइड में, ये एक एक दांत जो होते हैं ये रत्नक कहलाते हैं। उसके बाद के ये जो 2 दांत होते हैं ये थोड़े मजबूत चौड़े होते हैं, इनको अग्रचर्वणक कहते हैं। उसके बाद के जो 3 दांत हैं ये इनसे भी चौड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनको चर्वणक कहा जाता है, जो कि चबाने के काम आते हैं, ठीक है। तो आप ये चित्र यहाँ से देखकर इसको इधर पर बना लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से चित्र के साथ साथ उसके नाम जो हैं, उन दांतों के प्रकार जो हैं विभिन्न, वो भी पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दोस्त के दांतों को या अपने दांतों को आईने में देखने की कोशिश करो कि दाढ़ और आगे की कृतंक दांत में क्या फ़र्क है। अब ये यही पूछ रहे हैं कि जो हमारे दांत हैं उनमें कृतंक दांत और जो दाढ़ होती हैं उनमें क्या अंतर है। तो अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा है इसको कि जो दाढ़ होती हैं वो हमारी थोड़ी चौड़ी होती हैं इस तरह से, ठीक है। और जो कृतंक होते हैं वो थोड़े से पैने दांत होते हैं यहाँ से, ताकि हम लोग काटें उसको आसानी से वो कट जाएं, मतलब जो भोजन हमने खाना है वह आसानी से टुकड़ों में कट जाए, ठीक है। तो यही अंतर है यहाँ पे लिखा गया है। दाढ़ चौड़ी होती हैं जो भोजन अच्छे से चबाने में सहायता करती हैं। कृतंक दांत पैने होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 ऐसे पशुओं के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं वह गाय भैंस है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, जुगाली करने वाले जंतुओं का प्रमुख आहार क्या होता है। अब आपने खुद देखा होगा गाय भैंस जो होती हैं वो क्या खाती हैं, घास, है ना, घास खाती हैं, हरा चारा खाती हैं, हरा चारा या फिर भूसा वगैरह जो उनको डाला जाता है, फलियां डाली जाती हैं वो फलियां खाती हैं, है ना, जो भी है मतलब मेनली घास और हरा चारा वो खाते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है,
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रमेश ने अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि जो जंतु घास खाते हैं वे उसमें मौजूद सेल्यूलोज का पाचन कर पाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बुक में पढ़ा था बिल्कुल कि जो जानवर या जंतु घास खाते हैं वह सेल्यूलोज का पाचन कर पाते हैं। सेल्यूलोज जो एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है जो कि हमारा पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो तुम पाठ्य पुस्तक में पढ़कर बताओ कि घास खाने वाले जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन कैसे होता होगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये आंसर इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है पाठ्य पुस्तक में पढ़कर बताओ, पढ़कर बताना है कि घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कैसे होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये देखो आपके लिए जो जानवर होते हैं, मतलब जैसे ये गाय का चित्र दे दिया है और साथ में जो अपनी बुक का जो पोर्शन है जहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है उसको भी यहाँ पर लगा दिया है ताकि आप इसको आसानी से पढ़ लें। और अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से देखकर आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देती हूँ कि जो जानवर घास खाते हैं या जुगाली करते हैं उनको कहा जाता है रोमंथी। ठीक है, वह हैं रोमंथी जानवर। तो रोमंथी जानवर जो होते हैं इनके जो आमाशय होता है वह कई भागों में बटा होता है, मेनली 4 भाग। तो उसमें जो एक भाग होता है वह रूमेन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो भाग है मतलब आमाशय का, तो यहाँ पर देखो एक आपको दिख रहा होगा अंधनाल करके, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में अंधनाल में ही जो कहाँ है, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच में। ठीक है, ये क्षुद्रांत्र ये बृहदांत्र जो है इनके बीच में ये पोर्शन पाया जाता है, यहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक है, तो अब देखो जो बुक में जो पोर्शन दिया है उसमें यही लिखा हुआ है कि जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैली नुमा, क्या है, थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंधनाल। ठीक है, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो इस अंधनाल में यहाँ जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब ये जो जीवाणु जो भोजन मतलब कि सेलुलोज का पाचन करते हैं, किसका पाचन, सेलुलोज का पाचन करते हैं, ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में अगर हम लोग हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं उसमें सेलुलोज एक फाइबर का काम करता है, रुक्षांश का काम करता है जो हमारे भोजन को आसानी से आगे बढ़ने में मतलब कि पाचन तंत्र के उसमें बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह मिलान का दिया हुआ है कि हमें अ और ब में जो नाम दिए हैं उनको मिलाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने लाइन नहीं खींची है बच्चों, ताकि लाइन से क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सही लाइन किस में जा रही है और वो गलत निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख दिए हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले आ में दिया है पित्त। पित्त जो होता है, अभी हम लोगों ने जब पाचन अंग पढ़े थे तो देखा था पित्त जो है वो कौन स्रावित करता है, यकृत करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 1 नंबर डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। इसके बाद है अमाशय। अमाशय जो होता है वह हमारे पास क्या सीक्रेट करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीक्रेट करता है ना। तो इसलिए यहाँ इसको अमाशय को हम किससे जोड़ेंगे, अम्ल से जोड़ेंगे। तो ये हो गया 2 नंबर। इसके बाद है लिखा 7.5 मीटर लंबी। तो वो कौन सी होती है हमारी पाचन तंत्र का, वह कौन सा अंग है जो 7.5 मीटर लंबा होता है, तो ये होती है हमारी छोटी आंत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर कि 7.5 मीटर लंबी हमारी छोटी आंत है। इसके बाद है पानी और खनिज का अवशोषण। तो देखो पानी और खनिज का अवशोषण जो होता है वो हमारी बृहदांत्र में होता है। जब जो खाना जो है अपचा भोजन जब हमारी बृहदांत्र में पहुंचता है तो वहाँ पर पानी और खनिज का अवशोषण होता है। तो बृहदांत्र को क्या कहते हैं, बड़ी आंत भी कहते हैं, है ना। तो इसलिए ये हो गया हमारा 4 नंबर, बड़ी आंत। इसके बाद है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जाती हैं, मुंह में पाई जाती हैं, है ना। और इनका काम क्या होता है,
लाला रस स्रावित करना, जिसको हम क्या कहते हैं, लार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा किसको किससे जोड़ना है। तो आप लोग भी लाइन ना लगा के इसमें 1 2 3 ही लिख लें, ताकि आपको लाइन का कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो दिया है हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए और ब कॉलम में से कोई 2 पाचन रसों के नाम बताओ। तो पाचन रसों के नाम अभी हमने देखे, एक तो हो गया लाला रस, दूसरा हो गया पित्त रस। ठीक है, क्योंकि लार ग्रंथि लिखी हुई थी उसमें, है ना। लार ग्रंथि जो होती है वो कौन सा रस स्रावित करती है, लाला रस, उसको क्या कहते हैं, लाला रस। ठीक, दूसरा यकृत दिया हुआ था, यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, पित्त रस। तो पित्त रस कौन स्रावित कर रहा है बच्चों, पित्त रस करता है यकृत। तो इसके बाद आगे देखते हैं, कॉलम अ और ब में से पाचन तंत्रों के अंगों को ऊपर से नीचे के क्रम में लिखो, जैसे मुंह के बाद पहले जो अंग आता है उसको उसके बाद के क्रम में। ठीक है, तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। मुंह से हमारे कौन कौन से जो विभिन्न पाचन तंत्र के अंग हैं वह कौन कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारी जो अ और ब जो कॉलम हमारे दिए हुए थे, मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास जो सिर्फ ये जो मिलान वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, इसी में से हमने क्या करना है, उनको सीरीज़ में लगाना है। तो देखो, सबसे पहले हमारा मुंह जो होता है, मुंह में क्या है, हमारी लार ग्रंथियाँ हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, लार ग्रंथियाँ। ठीक है, उसके बाद हमारे मुंह से भोजन जो है वह हमारा कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में जो है यकृत जो है वह पित्त रस जो भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। तो यकृत की पोजीशन थोड़ा सा आमाशय के साइड में ऊपर हो जाती है। तो लार ग्रंथि के बाद हम क्या लिखेंगे, पहले लार ग्रंथि, उसके बाद हम लिखेंगे यकृत। ठीक है, तो यकृत हो जाएगा दूसरा, उसके बाद हमारा आमाशय हो जाएगा तीसरा नंबर पे, और आमाशय के बाद तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होगा, छोटी आंत, और फिर कौन सी, बड़ी आंत, है ना बच्चों। था ना बिल्कुल आसान, फिर है बड़ी आंत। तो यही सारे, अब देखो हम लोग इसमें सीरीज चेक कर लेते हैं, इसमें भी यही लिखी होगी। पहली हो गई हमारी लार ग्रंथि, फिर यकृत, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाओ। तो अब यहाँ पर देखो, दांतों के प्रकार दिए हुए हैं और उनका कार्य दिए हुए हैं। तो ये जो पहला कॉलम है इसमें दांतों के कार्य हैं, और ये हैं दांतों के प्रकार कि कौन कौन सा दांत जो है क्या काम करता है। ये है यहाँ पर प्रकार। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला जो दिया है चीरने और फाड़ने वाले दांत। तो चीरने और फाड़ने वाले दांत जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें ज़्यादा नुकीले होते हैं, है ना। बिल्कुल इस तरह के जो साइड में, मतलब पहले आगे कृतंक होते हैं, उसके बाद 4 कृतंक होने के बाद ये जो इस तरह से नुकीले नुकीले दांत होते हैं, इनको कहा जाता है रदनक। क्या कहते हैं बच्चों, रदनक। और इनका काम होता है चीरने और फाड़ने का। तो सबसे पहला जो आ जाएगा हमारा वो क्या मिलेगा, रदनक। तो ये हो गया 1 नंबर। इसके बाद है चबाने और पीसने वाले दांत। चबाने का काम कौन करता है, हमारी दाढ़ें करती हैं, जाड़ जिन्हें कहते हैं हम लोग, है ना। तो इन जो लास्ट वाली 3 जाड़ होती हैं, उनसे पहले भी 2 जाड़ होती हैं जिन्हें अग्र चर्वणक कहते हैं, है ना। तो वही हो गया यहाँ दाढ़ें, चर्वणक और अग्र चर्वणक। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। ठीक, इसके बाद है काटने वाले कुतरने वाले दांत। तो काटने वाले हमारे जो दांत होते हैं वो सबसे आगे वाले हमारे दांत होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कृतंक। तो ये हो गए हमारे कृतंक। ठीक है, तो कृतंक पे आ गया हमारा 3 नंबर। तो इस तरह से ये हमारा जोड़ी बनाने वाला कार्य भी पूरा हो गया, यानी ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो ये हमने आज पूरे के पूरे ये जो सेकंड चैप्टर था आपका प्राणियों में पोषण कर लिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसे अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर राइटिंग में सब बच्चे लिख लें। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे हों, पसंद आए हैं, कितनी सरल भाषा में आपको समझाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब यानी बेल आइकन ज़रूर दबा दें, लाइक कर दें। ठीक है, लाइक का जो आइकन होता है उसे भी प्रेस ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।